नमस्कार, लेकर के हाजिर हैं हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न पार्ट नंबर 4। 150 प्रश्न से 200 प्रश्नों के बीच आज बात होगी, क्योंकि 150 प्रश्न तक हम पार्ट नंबर 3 में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम चर्चा करते हैं कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के उत्तर के बारे में, जिसका उत्तर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान किया होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ये कमेंट बॉक्स वाले प्रश्नों का उत्तर आप देख सकते हैं और अंत में हम इनका एक्सप्लेनेशन आपको प्रदान करेंगे। लीजिए आपकी स्क्रीन पर आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। 151 प्रश्न से आज बात करनी है हमें। तो वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? वृक्ष यानी पेड़ की जो एज है आपको किससे सबसे अच्छे तरीके से ज्ञात हो सकती है, इसका आंसर पहचान चुके होंगे आप। जो वृक्ष में वार्षिक वलयों की संख्या होती है उसको ज्ञात कर लीजिए तो आपको वृक्ष की उम्र मालूम हो जाएगी। तो 151 का बी आंसर सही है। वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करके वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है। 152 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से अंकुरण में सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश, पानी, हवा, ताप। आप सभी से एक निवेदन है कि नोटबुक और कलम लेकर के बैठा करिए इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए। जो आपको नहीं आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट या कठिन लगता है, तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वैसे ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको आंसर आ गया है तो आप उसे नोट नहीं करिए, नहीं आया तो जरूर उसको मेंशन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। पानी, ताप और हवा, टेम्परेचर, एयर और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप बीज को हवा दो, पानी दो और ताप, टेम्परेचर दो, बीज में अंकुरण हो जाता है। अगला 153 प्रश्न। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। यानी दूध, अंडा और रोटी अगर दिया जाता है तो वह किससे प्रभावित हो जाएगा या किससे ग्रसित हो जाएगा? तो देख पा रहे हैं विटामिन सी नहीं है इस भोजन में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा 153 का। अगला प्रश्न 154। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, क्यों हो जाती है? ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाती है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है। ईस्ट एसिड अम्ल का निर्माण करता है। तो ये चारों विकल्पों में से एक आंसर सही है इसका, बी ऑप्शन। यानी अगर आटे में आपने क्या मिला दिया है? ईस्ट, तो उसमें क्या निकलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो रोटी या डबल रोटी को स्पंजी बना देता है। ब्रेड को देखा होगा, स्पंज जैसा बिहेव करता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 155। ध्यान से नोट कीजिए। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है कौन सा तत्व? कॉपर, जिंक, कैल्शियम, लोहा, जिंक, बोरॉन, लोहा, मैग्नीशियम। आंसर पहचान चुके होंगे, इसका डी ऑप्शन सही है। लोहा और मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 156। ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। फोटोसिंथेसिस जो चलती है प्रोसेस, उसमें ऊर्जा परिवर्तन होती है कैसे? विद्युत से प्रकाश, रासायनिक में प्रकाश, रासायनिक प्रकाश यांत्रिक, या यांत्रिक प्रकाश। यानी जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक केमिकल ऊर्जा में बदलती है। तो ये देखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 156 का। सूर्य का प्रकाश होता है वो रासायनिक यानी केमिकल में बदल जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 157 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? जो सेल है, कोशिका है, उसमें भोजन या ग्लूकोज, भोजन में क्या होता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्रोमोसोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट ऑप्शन 157 का नोट कीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कल बात हुई थी। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न ध्यान से 158 समझिएगा इसको। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। इसको छोड़िए नहीं, डिटेल सुनिएगा जो हम बताने वाले हैं। फलों को आर्टिफिशियल रूप से पकाया जाता है। मीथेन से, एथिलीन से, एसिटिलीन से, सोडियम क्लोराइड से। और राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, जिसका आंसर FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं।
FSSAI संस्था किस गैस को मानती है फलों को पकाने के लिए सुरक्षित? एथिलीन को, ना कि एसिटिलीन को, क्योंकि इस गैस से कुछ हानिकारक तत्व हमारी बॉडी में डेवलप्ड होते हैं। यानी ये गैस से अगर आपने फल पकाया एसिटिलीन से तो उसमें धब्बे आ जाएंगे और ये हानिकारक करता है हमारे बॉडी के लिए, जबकि एथिलीन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए राइट ऑप्शन बी विकल्प। अगला प्रश्न 159, ध्यान से देखिएगा। रात्रि के समय पेड़ों पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्यों? राइट ऑप्शन देख पा रहे होंगे चारों, पहचान लीजिए। 159 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए विकल्प। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल क्या छोड़ते हैं? CO2, इसलिए कहते हैं पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न 160, किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है? कौन सी विटामिन की कमी हो जाए जिससे घाव अगर हो गया तो खून बहना बंद नहीं होगा? तो विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी पहचान चुके होंगे। विटामिन के की कमी से घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न 161, ध्यान से देखिएगा। औसत भार के 30 वर्षीय युवक को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की आवश्यकता होती है? औसत एवरेज वेट वाले 30 वर्षीय युवक को कितनी विटामिन सी की आवश्यकता होगी? 150 मिलीग्राम, 100, 60 या 200 मिलीग्राम? राइट ऑप्शन इसका है सी ऑप्शन। वैसे सामान्यतः 70 मिलीग्राम फीमेल को और 90 मिलीग्राम मेल को आवश्यकता होती है 30 वर्षीय एवरेज व्यक्ति को, लेकिन ऑप्शन दिया गया है 60, तो पास है, यानी 90 और 70 के पास कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 162, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ब्रीदिंग यानी श्वसन कर सकता है? गुलाब, फाइकस, क्लोरेला, आलू? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। क्लोरेला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन यानी ब्रीदिंग कर सकता है। 163, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता होगा मोर, इसका वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान कर दीजिएगा, आपसे हम उम्मीद करेंगे। नेशनल बर्ड मोर पिकॉक का वैज्ञानिक नाम आप हमें भेजेंगे। 164, सर्प किस वर्ग का संबंधित है या सर्प किस वर्ग का प्राणी है? तो इसका मैमेलिया, इकाइनोडर्मेटा, रेप्टिलिया, एनिलिडा, ये 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, रेप्टिला। रेप्टिला नाम की एक वर्ग है जिसमें स्पीसीज रेंगने वाली स्पीसीज आती हैं, तो सर्प क्या है? रेंगने वाला प्राणी है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला 165, मधुमक्खी पालन कल बताया था एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन किसमें होता है? एपीकल्चर। और आपसे हम उम्मीद करेंगे ये पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर को आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करें। आपको अगर इनके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इनको भी आप नज़र में रखिए। 166 प्रश्न, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें लोहा पाया जाता है, स्वादिष्ट होता है, विटामिन सी पाया जाता है। चारों ऑप्शन में बलवत या ताकतवर आंसर कौन सा हो जाएगा? एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जिससे बच्चे को रोगों से लड़ने के लिए सहायता मिलती है। तो माँ का दूध एंटीबॉडीज़ लिए होता है, इसलिए बच्चे के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। अगला प्रश्न 167 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका आंसर नोट कीजिएगा, बी विकल्प। 2900 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ मनुष्य को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 168, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? 168 का ए ऑप्शन, दूध। दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, सबसे अच्छा सोर्स दूध है इन 4 विकल्पों में। अगला प्रश्न 169 विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन। सिंपल प्रश्न है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न 170 आपकी स्क्रीन पर, स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन, प्रोटीएज, टाइलिन, एमाइलेज। इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस प्रश्न के आंसर में आपको दुविधा या डायलेमा क्रिएट हो सकता है। इसका आंसर है डी विकल्प, एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम ज़्यादातर स्तनधारियों में पाया जाता है, जबकि टाइलिन आपका दिमाग जा रहा होगा, टाइलिन मानव में हमें देखने को मिला है और भी स्तनधारियों में हो सकता है, लेकिन स्टार्च के पाचन में कौन सा एंजाइम सर्वाधिक योगदान देता है? तो एमाइलेज, जो स्तनधारियों में सभी में पाया जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर एमाइलेज नहीं है ऑप्शन तब तो टाइलिन हो ही जाएगा आंसर, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है हमारे लिए? डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 171,
कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? आपको बता चुके हैं, बस बी और सी। बस मतलब पानी में डूब जाती है, तो बस बी और सी जल में घुलनशील हैं, जबकि ADEK एडेक नामक कीड़ा वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न 172, भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सबको क्लियर है, लौह तत्व एनीमिया रोग देता है। लौह तत्व की कमी एनीमिया रोग, खून की कमी, आरक्तता भी कहते हैं इसको। 173 प्रश्न, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग? आपको कल बताया था, अगर देखा हो वीडियो, सोडियम बेंजोएट। क्लियर रहेगा, ए ऑप्शन। 173 का कौन सा है? ए विकल्प। अगला प्रश्न है 174, मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव ह्यूमन बॉडी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? 174 का डी ऑप्शन, ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न 175, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ह्यूमन बॉडीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसकी मात्रा को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लहसुन का। याद रखिएगा, लहसुन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 176, यदि सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जंतु भी मर जाएंगे। सभी ट्री यानी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो जंतु भी मर जाएंगे। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा। पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो 176 प्रश्न का डी विकल्प है। अगला प्रश्न 177, प्रोटीन सबसे अधिक होता है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होगा? सोयाबीन में। तो आंसर सी विकल्प, याद रखिएगा। सिंपल प्रश्न है तो जल्दी हम बता देते हैं आंसर। अगला 178, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? सरोवर या झील, पॉन्ड या लेक में सबसे तेजी से वृद्धि करता है? सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी? राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, जलकुंभी बहुत तेजी से बढ़ता है और यहाँ पर BOD को इफेक्ट करता है बढ़ करके, यानी पूरे जल की सरफेस पर ये छा जाता है जलकुंभी और BOD को अनबैलेंस कर देता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 179, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया है, वनों को काटने का परिणाम होता है, जो ट्री है उसको काट दीजिए, पेड़ को या वन को काट दीजिए तो क्या परिणाम होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन देखें, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रण बाढ़, फ्लड भी होगा और सॉइल इरोजन भी होगा। ये इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 180, मरुस्थल में उगने वाले पौधे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। याद रखिए, सी ऑप्शन 180 का कौन सा है? जीरोफाइट। और यहाँ पर नोट कर लीजिए हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स को। हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद यानी सर्वाधिक जल में, जैसे आपका कौन सा हुआ? जलोद्भिद वाला, जैसे सिंघाड़ा जलोद्भिद यानी जल में ही ज़्यादातर रहने वाला पौधा होता है हाइड्रोफाइट्स। और देखें हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स क्या है? ये नमकीन या खारे यानी समुद्री जल में, नमकीन या लवणोद्भिद, नमक वाले या खारे पानी में हेलोफाइट्स पौधे होते हैं। याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न 181 सिंपल है, राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री कौन है आपका? तो बरगद। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न 182, ये इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, जीवाश्म नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क लोकेटेड है मध्य प्रदेश मांडला। याद रखिए, मध्य प्रदेश के मांडला में, मध्य प्रदेश के मांडला नामक प्लेस पर ये जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क स्थित है। 183, निम्न में से कौन यूनेस्को की धरोहर का स्थान है? यूनेस्को की धरोहर के रूप में किसे घोषित किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए राजस्थान, केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान को धरोहर है यूनेस्को के रूप में घोषित है। अगला प्रश्न 184, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर? राइट ऑप्शन यही है सी ऑप्शन, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को एक नाम दिया गया है वृक्ष मानव, यानी मानव के रूप में एक वृक्ष का नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं ये रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। ये सभी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। नोट कर लीजिए इसे। देखिएगा साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान तापक्रम होता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कब किस टेम्परेचर पर इक्वल होंगे? यानी ह्यूमन बॉडी का आपने देखा होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है या सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में देखो तो 98 पॉइंट कुछ होता है। तो ये कब इक्वल हो जाएंगे? -40, -32, -273, -100 डिग्री पर।
राइट ऑप्शन नोट कीजिए, पहला विकल्प -40 डिग्री पर जाकर के सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल हो जाती हैं। अगला प्रश्न 186 नोट कीजिएगा, किस पक्षी की आंख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है? राइट ऑप्शन ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की आंख मस्तिष्क से भी बड़ी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 187, उच्च दाब पर सोडा निर्माण हेतु जल में कौन सी गैस विलेय की जाती है या घोली जाती है या मिलाई जाती है? हाई प्रेशर उच्च दाब पर सोडा निर्माण हेतु कौन सी गैस मिलाई जाती है? आंसर नोट कीजिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 188, निम्न में से कौन सा एक टोली समूह टीम गेम नहीं है, यानी ग्रुप में खेला जाने वाला गेम नहीं है? फुटबॉल, हॉकी ये सब ग्रुप के हैं, जबकि शतरंज 2 खिलाड़ी खेलते हैं, ग्रुप नहीं होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 189, कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर किस भगवान से संबंधित है? आंसर सूर्य। पहला विकल्प सही है, आपको आ गया होगा, सिंपल प्रश्न है। इसके ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, क्वेश्चन पढ़िए। कहाँ पर ढलान यानी स्लोप, ढलान युक्त छत की मकाने बनाए जाते हैं या ढलान युक्त छत वाले मकान का निर्माण होता है? 190 के ऑप्शन ये रहे, मैदान, पर्वत, रेगिस्तान। तो ऐसे मकान यानी स्लोप यानी ढाल नुमा कहाँ बनते हैं? पर्वतों पर। तो बी ऑप्शन सही है। 191 प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ जाते हैं प्रश्न कभी कभी सीटेट EVS में। एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का एकमात्र बेटा है। इस औरत का फोटो के आदमी से क्या संबंध है? तो 191 का राइट ऑप्शन है ए विकल्प, बहन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 192, ये भी ब्लड रिलेशन से संबंधित है। यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए ए का बी से क्या संबंध है? इनमें ऑप्शंस के आधार पर अगर जाएंगे बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। माँ रिलेशन निकलेगा, ए बी की माँ निकलेंगी, तो गौर कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 193, केले के वृक्ष के किस भाग को खाद्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी केले का जो पेड़ है उसका कौन सा पार्ट खाने योग्य नहीं होता है? तना, पत्ता, पुष्प या फल? राइट ऑप्शन है बी विकल्प, पत्ते का खाने में प्रयोग नहीं होता है, जबकि तना, पुष्प और फल का प्रयोग होता है। तो 193 का बी विकल्प। 194, घी एवं मक्खन किसका मुख्य स्रोत हैं? आंसर सिंपल है, वसा, वसा का स्रोत है घी और मक्खन। 95, कौन भिन्न है? भिन्न को पहचानना है, यानी कौन अपोजिट है 4 ऑप्शन में। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन बादाम रखा हुआ है, बाकी 3 सिमिलर हैं, तो ये डी ऑप्शन सही है। 196, कौन सी रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? राइट ऑप्शन डी विकल्प, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न 197, भारत में स्थित, ध्यान से देखिएगा, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में है, याद रखिएगा, कंचनजंगा। अगला प्रश्न 198, भारत एवं चीन के बीच अवस्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन, बी विकल्प, मैकमोहन भारत और चीन। सर क्रीक गुजरात में है, भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरन पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। अगला 199, कौन सा विभाजक भारत तथा श्रीलंका को अलग करता है? यानी भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला है ए ऑप्शन, पाक जलडमरू मध्य, याद रखिएगा, पाक वाटर स्ट्रीट या पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न 200 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 200, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साउदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक, बी ऑप्शन, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। ये प्रश्न 200 तक पहुंच चुके हैं। 201 से हम कल बात करेंगे। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के उत्तर की। देख पा रहे होंगे आप आपकी स्क्रीन पर कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का उत्तर आप सभी के द्वारा जो प्रदान किया गया है आ चुका है। रीमा राजपूत जी की डिटेल आप देख पा रहे होंगे और ये अनुज ओमरे जी का डिटेल भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। विपुल ओमरे जी ने जो कमेंट भेजा है वो भी आपको शो हो चुका होगा। विनीता वर्मा जी ने बहुत लॉन्ग कमेंट भेजा है, हमें लिख करके मेहनत की है। शिवानी गुप्ता जी ने भी कमेंट हमें किया हुआ है। आर्ट बाई प्रगति जी का भी कमेंट आपको देख रहा होगा। और देखिएगा बी क्रिएटिव नामक स्टूडेंट ने भी हमें कॉमेंट लिख करके भेजा है। लाल बहादुर
बहादुर शास्त्री जी के बारे में। इनका जन्म आप सभी ने डिटेल प्रदान की है, देखिएगा सबकी हम धीरे धीरे पढ़ दे रहे हैं। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय बनारस में इनका जन्म बताया जाता है और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को बताई गई है। इनका कार्यकाल आप सभी ने बताया है 18 महीने का कार्यकाल रहता है, प्रधानमंत्री दूसरे होते हैं ये, लेकिन जनरल अयूब खान से एक समझौता करने के लिए यूएसएसआर में गए थे, उनके साथ समझौता भी करते हैं जिसे कहते हैं ताशकंद समझौता, और इस ताशकंद समझौते का डेट है 10 जनवरी 1966 और इस समझौते के बाद ही इनका देहावसान 11 जनवरी को हो जाता है। कहाँ? यूएसएसआर में ही, यानी ताशकंद जगह थी यूएसएसआर सोवियत संघ रूस में, इस समय वो उज्बेकिस्तान में है जगह। क्लियर है? ये 18 महीने कार्यकाल रहे थे अपने प्रधानमंत्री पद पर। एक और डिटेल आप देख पा रहे होंगे, शास्त्री जी की जो उपाधि है, लाल बहादुर थे नाम उनका और शास्त्री उनका एक उपाधि है, वो उपाधि काशी विद्यापीठ ने प्रदान की थी, तो इनको याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को काशी विद्यापीठ शास्त्री जी की उपाधि प्रदान करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं, ये आप नोट कर लीजिए सभी लोग, तो क्लियर रहेगा आपको। ये सभी डिटेल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने हमें प्रदान की है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही लगाव बनाए रखिए और हमें अपना कमेंट बॉक्स वाला आंसर जरूर लिख करके प्रदान किया करिए। अब आप नोट करिए, आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है, हमारी देश की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, गंगा के बारे में आप विस्तृत जानकारी प्रदान कीजिए। गंगा का उद्गम कहाँ है, गंगा के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं। जितना आप डिटेल प्रदान कर सकें करिएगा। एक बार किताबों से पढ़ लीजिए और फिर जितना याद रहे उतना हमें टाइप करिए, कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। आपके दिमाग का हमें विस्तार करना है, कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाना है। समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर प्रदान करेंगे, हमारी सबसे पवित्र नदी इंडिया की गंगा के बारे में। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।